रहेंगे, अगर वो हमारे इस विचार पर चलेंगे, धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। फिर ये आंदोलन स्वीडन से निकल के डेनमार्क में चला गया, डेनमार्क से निकल के फिर नॉर्वे में चला गया, नॉर्वे से निकल के फिर जर्मनी, फ्रांस में चला गया और एक बहुत बड़ी संस्था बन गई। अब वो संस्था वहाँ काम करती है, उनका नाम है डॉक्टर्स विदाउट फ्रंटियर्स। और वो मिलके पूरे के पूरे यूरोप के ये नॉर्डिक कंट्रीज़ जो कहे जाते हैं, इनमें एक ही अभियान चला रहे हैं और उसमें पूरे सफल हैं कि एक भी फालतू की गैर जरूरी दवा और ख़तरनाक दवा उनके बाज़ार में बिक नहीं सकती, क्योंकि उसका वो प्रिस्क्रिप्शन करते नहीं हैं। सारी दवा कंपनियां उन डॉक्टरों को लालच दे के परेशान हो चुकी हैं, बहला फुसला के परेशान हो चुकी हैं, लेकिन वो डॉक्टर झुकते नहीं हैं। उनकी इज्जत, उनका सम्मान वहाँ के मरीजों में दिन प्रतिदिन बढ़ा है। और एक अच्छी बात बताऊं कि ये सारे डॉक्टरों की जो प्रैक्टिस है, उसके बारे में जब उनसे पूछा गया अनेक बार कि आपकी प्रैक्टिस का क्या हुआ, आपने जब ये फालतू गैर जरूरी दवाएं लिखना कम किया तो कंपनियों ने आपको पैसे देना, कमीशन देना बंद किया, वो तो आपकी कमाई कम हो गई। तो सभी डॉक्टर कहते हैं पहले से ज़्यादा बढ़ गई। क्यों? तो वो कहते हैं कि पहले जो मरीज हमारे ऊपर शक करते थे, आशंका करते थे, अब वो भी भरोसा करने लगे हैं, इसलिए हमारे पास अब ज़्यादा पहले से मरीज आने लगे। ये डॉक्टर्स लोगों के समूह में डॉक्टर ओले का अभी तो स्वर्गवास हो गया है, उनके स्वर्गवास के पहले उनका एक लंबा इंटरव्यू आया था। उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि जब से आपने ये अभियान शुरू किया फालतू गैर जरूरी दवाओं के बहिष्कार का, आपकी अपनी निजी आमदनी के बारे में बताइए, वो कहाँ पहुँची है। तो उन्होंने कहा मेरी निजी आमदनी 3.5 गुनी बढ़ गई है, क्योंकि पहले मेरे पास जितने मरीज आते थे अब उससे कई गुने ज़्यादा मरीज आ रहे हैं, और मुझे अब दूसरे देशों में बुलाया जाने लगा है, क्योंकि मैं इस अभियान के एक नेता के रूप में स्थापित हुआ हूं। तो आसपास के 20, 22, 25 देशों में मेरी विजिट होती है और वो लोग मुझे बिल्कुल भगवान के बराबर का दर्जा देते हैं कि ऐसे ईमानदार डॉक्टर की दुनिया को ज़रूरत है। मेरा आपसे एक निवेदन है कि स्वीडन में डॉक्टर ओले हो सकते हैं, तो भारत में भी ऐसे सैकड़ों, हज़ारों, लाखों डॉक्टर ओले हो सकते हैं, क्योंकि हम भी वैसे ही हैं जैसे वो हैं। हमारी संवेदनशीलता भी उतनी ही है जितनी उनकी है, हमारी बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंसी भी उतनी है जितनी उनकी है। बस हमको एक दिशा लेकर काम में लग जाने की ज़रूरत है, बाकी तो सब पीछे पीछे चल पड़ेगा। तो आज आप सब चिकित्सक बंधुओं से, बहनों से मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में एक छोटी सी शुरुआत करिए, और वो शुरुआत यहीं से करिए कि फालतू की गैर जरूरी बेकार की दवाएं हम मरीज को लिखेंगे नहीं, और कोई मरीज आग्रह करेगा तो उसको समझाएंगे, डिस्करेज करेंगे। तो ये कंपनियों का इतना बड़ा जो नेटवर्क खड़ा हुआ है, हज़ारों करोड़ रुपए का जो मुनाफे का उनका चक्र चल रहा है, जिसमें हज़ारों प्रतिशत के मुनाफे वो लूट रहे हैं, ये एक झटके में टूट सकता है। हमारी सरकार तो इस चक्र को तोड़ नहीं पाएगी जब तक कि कोई ऐसी सरकार ना आ जाए जो बहुत ईमानदार हो और भ्रष्टाचार को जड़ मूल से मिटाने के लिए कटिबद्ध हो। ऐसी कोई सरकार आ जाए तो वो एक झटके में कर सकती है, लेकिन जब तक वो सरकार नहीं आती तब तक हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। हम अपने जीवन से एक छोटी सी शुरुआत कर सकते। मुझे आपसे ये एक बात कहनी है कि फालतू की गैर जरूरी दवाएं आप प्रिस्क्राइब करना बंद कर दीजिए। आप अपने कॉन्शियस से, अपने अंतरात्मा से ये पूछ लीजिए कि जिन दवाओं को मैं मेरी पत्नी को नहीं लिख सकता, मेरी बेटी को नहीं लिख सकता, मेरे भाई को नहीं दे सकता, मेरी माँ को और पिता को जो दवाएं मैं नहीं खिला सकता, वो दवाएं किसी दूसरे मरीज के लिए मैं क्यों लिख रहा हूँ। तो आप जो दूसरों को वैसा ही मानने लगें जैसे आप हैं, आपके परिवारी जैसे ही सब हैं। अगर हम अपने आप में ही पूरे समाज की छवि देखना शुरू करें और पूरे समाज की छवि अपने परिवार में देखना शुरू करें कि ये मरीज भी मेरे भाई बहन सरीखे हैं, मेरे माता पिता सरीखे हैं, मेरे बेटे बेटियां सरीखे हैं, तो आपके हाथ रुक जाएंगे, आप वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख पाएंगे, और उसी दिन से आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। और वो नया अध्याय आपको हो सकता है भारत का डॉक्टर ओले बना दे, भारत में कोई दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसा क्रांतिवीर पैदा कर दे। मैं आपसे कहाँ से शुरू करें इसको, तो एक सरल संकेत करना चाहता हूँ। हमारे भारत के देश में जो फालतू गैर जरूरी दवाएं बिक रही हैं, उनमें बहुत बड़ी मात्रा है हेल्थ टॉनिकों की। उनके कुछ ब्रांड नेम हैं, जैसे बूस्ट है,
हॉर्लिक्स है, प्रोटीनेक्स है, बॉर्नविटा है, मॉल्टोवा है। फूड सप्लीमेंट्स के रूप में आप उनके अलग अलग ब्रांड नेम जानते हैं। यहीं से शुरुआत करिए, क्योंकि इनमें से किसी की भी गरज और ज़रूरत हमारे देश के नागरिकों को नहीं है। आप पूछेंगे क्यों जी? बूस्ट में जो कुछ है, प्रोटीनेक्स में जो कुछ है, बॉर्नविटा में जो कुछ है, मॉल्टोवा में जो कुछ है, वो पता है 300 रुपये किलो का है, 250 रुपये किलो का है, 280 रुपये किलो का है, 350 रुपये किलो का है, 400 रुपये किलो का है। अब 400 रुपये किलो का, 350 रुपये किलो का किसी को हेल्थ टॉनिक या फूड सप्लीमेंट आप खिलवा रहे हैं या लिख रहे हैं, उससे अच्छा यह है कि उसको कह दीजिए मूंगफली खा लो। मूंगफली के साथ थोड़ा कुछ मकई खा लो, कुछ जौ ले लो, कुछ चना खा लो, गुड़ ले लो थोड़ा सा, तो गुड़ मूंगफली खा लो, गुड़ चना खा लो, गुड़ जौ का सत्तू खा लो, चना गुड़ मूंगफली तीनों मिला के खा लो। ये आसानी से उपलब्ध है, बड़ी कीमत नहीं है इनकी, बहुत सस्ती कीमत में ये सब चीज़ है। और अगर किसी की हैसियत है कि वो 400 रुपये किलो का हेल्थ टॉनिक खा सकता है, तो उसको कह दो 400 रुपये किलो का बादाम ही खा लो। कचरा क्यों खाता है? काजू खा लो, काजू नहीं है तो बादाम, मुनक्का, किशमिश, मखाने, जो भी आपको समझ में आता है आसानी से उपलब्ध है वो खिला दो। और आंवला का रस ले लो, एलोवेरा का रस ले लो, गिलोय का काढ़ा बना के पी लो, गिलोय का सत ले लो, ये सब खून की कमी को खत्म करने वाले। गाजर ले लो, अमरूद में जितना आयरन है आप जानते हैं उतना सेब में भी नहीं। केला है, अमरूद है। भारत में तो ऐसी व्यवस्था है कि जो फल जितना सस्ता उतना ही ज़्यादा भरपूर विटामिन से और उतना ही ज़्यादा वो पोषक तत्वों से भरपूर। हाँ, केला सस्ता है, अमरूद सस्ता है, आंवला सस्ता है, ये सब हैं। तो आप मरीज को बस थोड़ी सी दिशा बदल दो उसकी, क्योंकि उसके दिमाग में भूत सवार है कि बूस्ट से ही उसके बेटे को ताकत आने वाली है। वो रोज विज्ञापन देखता है टीवी पर, सचिन तेंदुलकर की शक्ति बूस्ट, राहुल द्रविड़ की शक्ति बूस्ट, तो किसी और वीरेंद्र सहवाग की शक्ति बूस्ट, धोनी की शक्ति बूस्ट। तो वो रोज देख रहा है टीवी पे, क्योंकि क्रिकेट मैच चल रहा है तो ये विज्ञापन सबसे ज्यादा आ रहा है। तो उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि बेटे को तेंदुलकर ही बनाना है, तो बूस्ट खा के ही संभव है। और उन्होंने बचपन में कभी नहीं खाया। और मजे की बात यह है कि ना तेंदुलकर ने कभी बूस्ट खाया, ना सहवाग ने कभी बूस्ट खाया, ना धोनी ने खाया, न किसी दूसरे क्रिकेट खिलाड़ी ने। ये सब जो पैदा हुए वो किसान परिवार में हुए और गरीब थे, और ये साधारण चीजें खा के ही ताकतवर बने और इनके क्रिकेट के